जी, 3 जी। लिटिगेशन हो गई हैं, 3 केस हमारे एक्सेप्ट हो चुके हैं अब तक कोर्ट में और उसके अलावा और भी कई केसेस हैं जो हमने इनको पूरी तरीके से हमने इन चारों तरफ से इनको लीगली रूप से सर हमने इनको करना है। तो मैंने खुद ही अगर मैं चाहता था 3 दिन की डेट ले सकता था, लेकिन मुझे पता 3 दिन बाद ये फिर कहेंगे टाइम कम है जी। इसलिए मैंने इनको 30 तारीख तक का मैंने कहा आप इनको 30 तक दे दो। तो अच्छा 30 पहले तो तारीख सर को एक तो लोग जानना चाहते हैं कि सीमा सचन जो है, उसी थाने की हदूद में रहते हैं ना मतलब रबूपुरा जो है ये जो इलाका है जेवर कोट का। रबूपुरा रबूपुरा थाने की हदूद में रहते हैं, लेकिन मैंने जज साहब को बताया, कह रहे जी मैंने जज साहब को बताया कि मैंने कहा सर हमारी कंप्लेंट आप पढ़िए, हमारी कंप्लेंट में मेन एलिगेशन जो है वो फर्जी कागजात के आधार पर अपनी पहचान को गुलाम हैदर से जोड़कर उनकी वाइफ बताकर ये कोर्ट को गुमराह किया गया, फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी एफिडेविट के आधार पर ये जमानत ली गई। और ये जो माननीय अदालत है, जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये जेवर की जुडिक्शन में आता है, ना कि रबूपुरा की जुडिक्शन में आता है। पॉइंट नंबर हुँ, 1। पॉइंट नंबर 2 कि हमने एड्रेस ही जेवर को किया गया है। पॉइंट नंबर 3 हमने जो 156(3) की जो डाली है वो जेवर पुलिस को ही पार्टी बना के डाली है और मेल भी उन्हीं को भेजी गई है। तो ये कैसे कह सकते हैं हमारा संबंध नहीं है। और अगर आप ये कहते हो, अगर मेरी कंप्लेंट आपने फॉरवर्ड की हो रबूपुरा को, हुँ, अगर मेरी कंप्लेंट जो हमने दी थी या तो आप रिपोर्ट में ये बात लिखते कि हमने आपकी कंप्लेंट रबूपुरा स्टेशन को भेज दी है, तब तो आप कह सकते थे कि जी हमने ये कंप्लेंट वहां भेज दी है, वहां लगती थी और अब आप जो है ये वहां से रिपोर्ट मंगाइए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप ये बात भी नहीं लिख रहे हो कि ये हमने कंप्लेंट वहां भेज दी है और ऊपर से पल्ला झाड़ रहे हो। तो जज साहब इस बात को, मेरी इस बहस को सुन के उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और गुस्से हुए और उनको दोबारा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, सर कंप्लीट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सर जो आदेश मेन ऑर्डर पास किया। सर जो मेन एफआईआर दर्ज है, मेन एफआईआर जो इल्लीगल एंट्री की, वो जेवर में है या रबूपुरा थाने में? वो दर्ज तो हुई थी रबूपुरा में, हुँ, हुँ। लेकिन उसकी जो कंप्लीट जांच है, क्योंकि उस केस के अंदर रबूपुरा पुलिस द्वारा बहुत बड़ी उसके अंदर लैप्स, मैंने कई बार बताया है आपको, सब कुछ बताया है, बहुत सारी कमियां छोड़ी गई थी। अच्छा। तो जो जो हायर ऑफिसर है उन्होंने भी शायद उनके नॉलेज में ये कमियां आई होंगी कि इन्होंने तो ये कमियां छोड़ दी, इंटरनेशनल मामला है कहीं इसमें बेइज्जती ना हो जाए, तो उनसे जांच वापस लेकर के वो जेवर पुलिस को दी थी। वो मुझे जो अब समझ में आया वो इसीलिए दी होंगी क्योंकि हुँ, हुँ। इन्होंने जब बल्लभगढ़ से सीमा, सचिन व नेत्रपाल को गिरफ्तार किया, वह बच्चों को रिकवरी किया फरीदाबाद हरियाणा क्षेत्र से, तो मैंने चारों थाने छान मारे, किसी थाने के अंदर जो मुझे बताया रिकॉर्ड चेक करके इन्होंने पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हम इनको यहां से अरेस्ट कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने किसी भी चाइल्ड वेलफेयर अधिकारी को इन बच्चों से संबंधित कोई सूचना नहीं दी कि हमने इन बच्चों को, सीमा को यहां से अरेस्ट किया है और हमने इन बच्चों को यहां से रिकवरी किया है। कोई इंफॉर्मेशन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, वो उनको नहीं दी गई जब वो उनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। और सही। तुरंत प्रभाव से वही उनका मेडिकल कराना चाहिए था और सीमा को उसी स्टेट के मजिस्ट्रेट के सामने तुरंत पेश करना चाहिए था और ट्रांजिट जो है रिमांड लेना चाहिए था कि जनाब हमने यही से एरिया से पकड़ा है, हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं और हमें रास्ते के लिए राहदारी रिमांड दीजिए, हम कल बिल्कुल। इसको अपने इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। लेकिन ये सारी कमियां पुलिस रबूपुरा द्वारा जो कानूनी रूप से छोड़ दी गई। तो हुँ, हुँ। हो सकता है जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, भाई अब स उन्होंने जी, जी। इस कमी को भाप लिया हो और उन्होंने इस वजह से इस जांच को जेवर पुलिस स्टेशन को दिया हो। अच्छा, तो वो जो स्टेटस है, एक तो पहली बात तो ये कि पहला वाला स्टेटस भी अभी तक जूँ का त्यों है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन थी वो कहाँ तक पहुँची? वो भी अधूरी छोड़ी हुई ना सर, जो एटीएस के पास जो पहले आपने पूछा था एक एप्लीकेशन में एटीएस के कि पास ये मुकदमा, आपको मैं बता दूं, ये मुकदमा जो मुंह बोले भैया है ये गुमराह करते आ रहे हैं 1 साल से, ये मुकदमा एटीएस के पास नहीं है। नहीं, नहीं सर ये एटीएस वाला नहीं।
ये अब वाला नहीं, जो इल्लीगल एंट्री वाला मेन मुकदमा था। हाँ, वही, उसी की मैं बात बता रहा हूँ। वो मुकदमा कोई एटीएस जांच नहीं कर रही है, कोई अच्छा, एटीएस के पास, हाँ, ये तो कोई बड़ी एटीएस खबर है सर। उसकी, कोई भी एटीएस उसकी जांच नहीं कर रही है। जेवर पुलिस का एसएचओ उसकी जांच कर रहा है। ये मुंह बोले भैया ने या दूसरे लोगों ने गलतफहमी फैलाई है, कोई एटीएस उसकी जांच नहीं कर रही है। अच्छा, वो ये हो सकता है सर, एटीएस ये सुनो, एटीएस के पास कोई जांच नहीं है। ये थाना जेवर के एसएचओ द्वारा जांच की जा रही है। अच्छा, ये हो एटीएस, सकता है ये हाँ, नहीं, नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इस शुरू में जब इसकी एंट्री हुई, मीडिया पर खबरें चली, तो मुख्तलिफ जितनी भी एजेंसीज़ हैं आपकी, सेंट्रल की या स्टेट की, उन्होंने मुमकिन है जाँच की हो, लेकिन फिर यहाँ गोटी यहाँ फिट कर दी गई कि एटीएस जाँच करिए। इसका मतलब है एटीएस नहीं, थाने के पास ही इन्वेस्टिगेशन है। एटीएस तो एटीएस दूसरे मामला को देख जब ये पकड़ी गई थी तो फॉर्मल तौर से एटीएस के अधिकारी सिर्फ बातचीत करने, मिलने, पूछने, पूछताछ करने आए होंगे, लेकिन जो जांच है वो जांच परमानेंट एटीएस के पास नहीं है, ये जेवर एसएचओ के पास है। अच्छा। तो अच्छा सर, हाँ, ये बड़ी चीज़ है, ये ये तो आज ये पहली दफ़ा हमें पता चल रहा है कि वो एटीएस के पास नहीं बल्कि एक एसएचओ कर रहे हैं। सर एसएचओ, एक और चीज़ बताएँ। एसएचओ, तो जज साहब ने आज स्टिक ऑर्डर पास करके सख्ती से ये ऑर्डर पास किया कि एसएचओ जेवर इसमें कंप्लीट रिपोर्ट दे, अच्छा। और सर 30 तारीख को टाइम दिया। तो अच्छा सर, इसलिए एक और चीज़, ये वो एसएचओ तो नहीं है सर, जिनकी ऑडियो लीक हुई थी, जिसने कहा था कि आपके जिस्म में मच्छर नहीं बैठने देंगे सीमा, दुनिया जाए तेल लेने। ये वो एसएचओ है या दूसरे वाला एसएचओ है सर? नहीं, देखिए, मेरे पास दुनिया भर की ऑडियो वीडियो और पता नहीं क्या क्या नहीं, नहीं, मैं आता वैसे है, और एसएचओ जो मशहूर हुए थे, मैं मैं, उनकी ऑडियो पे नहीं, बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ जो रेलेवेंट मैं ऑडियो उस पे बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास दुनिया भर की ऑडियो वीडियो पिटाई की, ये वो दुनिया भर की आती है जाती है, मैं देखता हूँ, समझता हूँ। क्योंकि मैं कानून का जानकार हूँ, क्योंकि मैं लीगल माइंड रखता हूँ, जुडिशियल माइंड रखता हूँ, तो मैंने ना तो मैं सार्वजनिक रूप से उन ऑडियो वीडियो को आज तक एक्सेप्ट किया है, और लीगल रूप से, और ना ही मैंने उनको कहीं पे आगे भेजा है, और ना ही वायरल किया है, क्योंकि उनकी क्या लीगल ऑथेंटिसिटी है वो मुझे पता है। जब मैं उनको कोर्ट में पेश करूंगा तो उनके एक्सपर्ट द्वारा, जो उनके एक्सपर्ट हो गए, उनको लैब में भिजवाऊंगा, एफएसएल में भिजवाऊंगा, और उनके ओपिनियन के साथ कोर्ट में मैं पेश करूंगा। क्योंकि मैं कभी भी अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में नहीं देता। अगर मैं खुद उनको लीक करता हूं या उनको मैं कहीं फॉरवर्ड करता हूं, तो जिन लोगों जो जिनकी औकात उठ के बोलने के लायक नहीं है, वो लोग भी कहेंगे कि जी देखो हमारी वीडियो फर्जी वायरल कर दी, ये कर दिया। तो हम तो समझते हैं उस चीज को। नहीं, नहीं, मतलब ये है कि जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो तब यूज़ की जा सकती हैं, वो भी बिल्कुल कानूनी यूज की तरीक़ेकार से। बिल्कुल यूज की जाएंगी, और ना केवल यूज की जाएंगी, बल्कि मैं आपको बता दूं कि अगर सीमा हैदर के मामले में गवाही की जरूरत पड़ी, तो हमारे भारत की जनता, हमारे भारत के प्यारे लोग, हमारे प्यारे भारत के प्यारे लोग, हमारे प्यारे भारत की प्यारी बहनें, बेटियां, माएं, नौजवान साथी, बुजुर्ग, और जो भी इस इंसानियत की लड़ाई में शामिल लोग हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे आम लोग हैं, कोई भी लोग हैं, वो अगर किसी को भी कहा जाएगा कि भाई इनके खिलाफ आप गवाही दीजिए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत लंबी लाइन सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, और मुंह बोले भैया के खिलाफ बहुत बड़ी एक लंबी लाइन गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगी, और वहां पर बिल्कुल। हमें कोर्ट में उनकी गवाही करा के हम उनको सजा दिला सकेंगे।